दुनिया के किसी देश में जब सेना की ओर से दमन चक्र चलता है और उसमें सैकड़ों से हजारों लोगों की जान चली जाती है, तो वो घटना इतिहास में शासन के अत्याचार के तौर पर दर्ज हो जाती है। चीन के इतिहास में भी ऐसी ही घटना जून 1999 को तियानमेन चौक नरसंहार के रूप में दर्ज हुई, जिसे जून चौथा भी कहा जाता है। चीन में लोकतंत्र की बहाली के लिए हो रहे आंदोलनों को कुचलने के लिए दुनिया इसे चीन के कम्युनिस्ट शासन का इंतहा के तौर पर याद करती है। इसे आज भी चीन के लिए एक काला धब्बा माना जाता है। इसे जून चौथा आंदोलन या 89 लोकतंत्र आंदोलन के नाम से याद किया जाता है। इस घटना के कारण और बीच चीन के शासक माओ जेडोंग के 1996 में मौत के बाद के समय चीन में पैदा हुई अस्थिरता में छुपे हुए हैं। 1980 के दशक में उत्तरार्ध में चीन में आर्थिक और सामाजिक बदलाव के लिए चीन के लोगों में बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। पिछले कुछ सालों से चीन में लागू किए गए आर्थिक सुधारों का केवल कुछ ही लोगों को लाभ मिला और अधिकांश को गंभीर नुकसान हुआ। इस सब की वजह से चीन के लोगों में वहां के एकल पार्टी के तंत्र के खिलाफ रोष पनपने लगा। इसे महंगाई, भ्रष्टाचार, नई व्यवस्था के लिए तैयार कुशल लोगों की कमी और राजनीतिक प्रतिबंधों ने और हवा देने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि संवैधानिक सुधार, लोकतंत्र, प्रेस की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लोग और खास तौर पर छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। इसी दौरान 15 अप्रैल 1989 में चीन कम्युनिस्ट पार्टी के सुधार का समर्थन करने वाले महासचिव रहे हू याओबैंग की मौत हो गई और इसके बाद देश भर में शहरों में छात्रों के विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगे। 21 अप्रैल को याओबैंग के अंतिम संस्कार से एक दिन पहले भी बीजिंग में तियानमेन चौक पर 1 लाख छात्र जमा हो गए थे। देश भर में छात्र लामबंद होने लगे, लेकिन सरकार भी खुलकर फैसला नहीं ले पा रही थी। मई में विरोध व्यापक होने लगा। 20 मई को चीनी सरकार ने आखिर देश के अधिकांश हिस्सों में मार्शल लॉ लगा दिया। 2.5 लाख सैनिक तोकेले बीजिंग में तैनात किए गए। सैनिकों ने छात्रों को पूरी तरह से घेर लिया, लेकिन उन्होंने सैनिकों से उनका साथ देने की अपील की और सैनिकों को खाना भी दिया। इसके बाद 24 मई को सैनिकों को बिना कोई कार्रवाई किए ही वापस बुला लिया गया। फिर छात्र नेताओं में ही आंदोलन को आगे बढ़ाने में कुछ मतभेद लिखे, लेकिन छात्र फिर भी वहीं बड़ी भारी संख्या में तियानमेन चौक पर जमे रहे। 1 जून को एक रिपोर्ट में जारी हुआ कि इस आंदोलन में एक बड़ा खतरा इसे बताया गया। कहा जाता है कि इस रिपोर्ट ने ही सरकार को सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने का बहाना दिया था और 2 जून को सरकार को बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लगा कि कुछ करना ही सही होगा। 3 जून को प्रदर्शनकारियों ने बीजिंग में शहर में भारी संख्या में हथियारों को आते हुए देखा। 3 जून को शुरू में बिना हथियारों के ही सैनिकों ने छात्रों को हटाने को कहा, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। शाम को ही सैन्य कार्रवाई करने का फैसला लिया गया और रात 9 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। इस रात में 1 बजे तक तियानमेन चौक पर कार्रवाई हुई और 6 बजे तक पूरा चौक साफ करने का लक्ष्य रखा गया। लोगों को शाम को ही टेलीविजन द्वारा घर के अंदर रहने की चेतावनी दी गई थी। 3 जून की रात 10 बजे के बाद से ही बीजिंग में हवाई फायरों के साथ सेना तियानमेन चौक की ओर बढ़ने लगी। 12 बजे से पहले ही अलग अलग जगहों पर संघर्ष हो रहा था। रात 12:15 पर चौक पर पहला हवाई फायर हुआ। 1:30 पर सेना की टुकड़ियां दूसरी तरफ चौक पर प्रवेश करने को आ गईं और कुछ ही देर के बाद गोलाबारी हुई। सेना और आंदोलनकारियों में बातचीत भी हुई और शांति से जाने की बात हुई। कुछ लोग चौक छोड़कर चले गए तो कुछ ने रुकने का फैसला किया। कुछ समय बाद से सेना की ओर से चेतावनी का दौर चला। फिर संघर्ष और गोलाबारी हुई। सुबह छात्रों ने चौक तो खाली कर दिया, लेकिन वहां पर हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। इस संख्या की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है कि उस वक्त वहां कितने छात्रों की हत्या हो गई थी।